हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है वो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को जो है उनका डिस्कशन करेंगे। अब क्रेडिट रेटिंग कंपनीज और क्रेडिट रेटिंग सेक्टर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसके साथ साथ ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने मिली है। अब ये जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी पर डिपेंड नहीं करती है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। सबसे बड़ा गेम जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो खेलती है वो है ट्रस्ट का। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपकी कंपनी का कितना ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों के मन में, उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के पास बिजनेस आएगा और उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होगा। अगर हम क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की बात करें तो इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर 3 कंपनीज है। पहली जो कंपनी है वो है क्रिसिल, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत टाइम से ये कंपनी चलते आ रही है और राकेश झुनझुनवाला भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड थे। अगर आप क्रिसिल का मार्केट कैप देखोगे तो 37,000 करोड़ के आसपास जो है इस कंपनी का मार्केट कैप है। दूसरी जो कंपनी है वो है इकरा और तीसरी जो कंपनी है वो है केयर रेटिंग्स। अब इसके पहले हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बिजनेस पे समझ जाए, हमें एक चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो कंपनीज है इनका जो बिजनेस है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, रेगुलेशंस पे कंट्री के बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ टाइम पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी चलती रही तो लोग जो है वो बॉन्ड्स वगैरह लेके आएंगे। अब ये सब बातें करने के पहले एक बार जो है हम पहले कंपनी का जो है वो बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि भाई ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी जो होती है इनकी ज़रूरत क्यों है और आखिर ये जो कंपनीज होती है वो पैसे कैसे कमाती है। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती क्या है बेसिकली, अगर आपको स्कूल के टाइम पे रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा वही ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बाकी कंपनीज के लिए करती है। आप कभी भी क्लास में फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, फोर्थ आते हो तो उसके लिए आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर एक नंबर लिखा होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि भाई आपने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए और आप इतने होशियार हो। ऑब्वियसली आप रिपोर्ट कार्ड से कैरेक्टर नहीं जज कर सकते, बट टीचर्स तो वही करते थे। तो आप इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी देख सकते हो। क्रेडिट रेटिंग कोई भी कंपनी का उस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है कि भाई वो कंपनी जो है वो अगर लोन ले रही है, वो अगर क्रेडिट ले रही है तो वो कितनी ज़्यादा केपेबल है उस क्रेडिट को देने के लिए। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर दो सबसे बड़ी कंपनी है, एक है S&P और दूसरी आपकी मूडी। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग इशू करती है वही जो है सबसे बड़ी मेन क्रेडिट रेटिंग होती है। अगर हर एक कंट्री को भी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कि भाई वो कंट्री के अंदर वो कंट्री की कितनी कैपेबिलिटी है कि भाई वो इनके जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह है वो क्रेडिट वगैरह जो ले रही है वो फिर से पे करे। तो ये रेटिंग के हिसाब से कंट्री को जो है वो जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होते हैं, लोन फैसिलिटीज़ वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। तो उसी तरीके से ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है ये वो कंपनीज होती है जो कि आपकी कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी हो गई, इन सबको रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। अब ये रेटिंग लेके फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में अगर आपका फर्स्ट रैंक लिखा होगा तो आपके लिए बेटर होगा ना। तो उसी तरीके से ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गई, कोई भी फर्म हो गई, गवर्नमेंट हो गई, उन्हें अगर लोन्स लेने हैं, कोई नए नए प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसके लिए अगर उन्हें जो है क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिली होगी तो लोग मानेंगे कि भाई ये जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अब यूएस के केस में यूएस को जो क्रेडिट रेटिंग दी है वो AAA रेटेड दिया है। अब AAA के केस में आप बोलते हो प्राइम रेटिंग, इसके अंदर कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी एक्चुअली डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी क्योंकि रशिया ने डिफ़ॉल्ट किया था। ऑब्वियसली रशिया की AAA रेटेड नहीं था रशिया तो, बट फिर भी रशिया ने अपने बॉन्ड्स पे जो है वो डिफ़ॉल्ट करा था। तो क्रेडिट रेटिंग की ऐसे कोई स्पेसिफिक गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है ना तो भाई आपको जो है अगर आप बोरोइंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए कॉस्ट कम पे करना पड़ेगा। मतलब आज के डेट पे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस को जो है वो सबसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन पे, क्योंकि भाई यूएस जो है वो AAA रेटेड है। तो इसके लिए अगर सबसे ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपकी जितनी ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ज़्यादा आपके लोन के लिए, कॉस्ट के लिए उसके अंदर जो है हमें रिडक्शन देखने मिलेगा। ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपकी कंपनीज़ के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी, अगर लोग मानेंगे कि आप जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, अगर आप AAA के कैटेगरी में हो, ए वाले कोई भी कैटेगरी में हो, तो लोग जो है आपके बॉन्ड को इन्वेस्ट करने लायक समझेंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के कैटेगरी में समझेंगे और आपके बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी कल को फंड्स रेज करने जाती है तो उसे कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे करके क्रेडिट रेटिंग सबको ज़रूरत होती है, क्रेडिट रेटिंग की सभी कंपनीज़ को ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट्स को भी ज़रूरत होती है। और ये जितना ज़्यादा रेटिंग वगैरह लेती है, अब ऐसा नहीं होता है कि भाई क्रेडिट रेटिंग एक बार मिल गई तो फिक्स होता है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो चेंज चेंज होता रहता है उस रेटिंग के अंदर, क्रेडिट रेटिंग कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अब अगर कंपनी हो, आप अगर गवर्नमेंट हो तो भाई आपको क्रेडिट रेटिंग की तो ज़रूरत होगी ना। अगर आपको लोन चाहिए, पैसे चाहिए, बॉन्ड्स रेस करने, बॉन्ड्स की तो फंडिंग करनी है, डिबेंचर्स वगैरह रेस करने,
फंड्स वगैरह रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत है। और बहुत सारे केसेस में आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी क्रेडिट रेटिंग से ही डिफाइन किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारे रीजंस की वजह से हर एक कंपनी, हर एक कंट्री को क्रेडिट रेटिंग लगती है। अब अब हमें ये तो समझ गया कि भाई क्रेडिट रेटिंग किसे लगती है, क्यों लगती है, क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। बट 3 लिस्टेड कंपनी जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही है क्रेडिट रेटिंग स्पेस में, वो है केयर, दूसरी है इकरा और जो तीसरी है वो है आपकी क्रिसिल। अगर आप केयर को देखोगे तो केयर के अंदर जो है कौन सी कंपनी की होल्डिंग है, अगर आप देखोगे तो केयर के अंदर बहुत सारी कंपनीज के अंदर होल्डिंग बना के रखी है। केयर के अंदर अगर आप देखोगे तो रसेल भी केयर के अंदर इन्वेस्टेड है, इसके साथ साथ टाटा स्टील भी इन्वेस्टेड है इसके अंदर, और क्रिसिल का भी केयर के अंदर कुछ 8.77% के आसपास जो है वो स्टेक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीआई होल्डिंग केयर के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। केयर की बात करें तो आपकी जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा रीजनेबल मॉडल और सबसे ज़्यादा बेटर मॉडल जो है वो केयर का लगता है, क्योंकि केयर जो है डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप क्रिसिल वगैरह देखोगे तो भाई ये भी डिसेंट वैल्यूएशन पे है। क्रिसिल को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, क्योंकि क्रिसिल के ऊपर जो है वो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है मार्केट का, कि भाई जो क्रिसिल की रेटिंग होती है उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके बैंकर्स हो गए, वो लोन वगैरह देना है तो वो पहले जो है वो क्रिसिल की रेटिंग चेक करते, फिर इकरा की चेक करते और फिर ये लोग जो है वो केयर की चेक करते। तो ये रीज़न की वजह से हो सकता है कि भाई केयर को जो है वो कम पी पे ट्रेड कर रहा है केयर। बट अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो इंडस्ट्री के अंदर केयर जो है फिलहाल फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। एक बार हम कंपनीज के ऊपर जाने के पहले एक बार कंपनी के जो है हम दूसरे फैक्टर समझ लेते हैं, मेन बिजनेस समझ लेते हैं कि भाई ये जो कंपनीज है कमाती कैसे। क्योंकि तीनों की जो कंपनीज है, तीनों भी आपकी कंपनीज है, सेम मॉडल से कमाती है, पूरा मॉडल सेम है, बस डिफरेंस आपके ब्रांड का है और क्या स्केल है आपका बिजनेस पे वो है। अगर आप केयर को देखोगे तो भाई देखो, केयर के जो है, क्रिसिल के जो है और इकरा के जो है 2 टाइप के बिजनेसेस है। अगर आप नोटिस करोगे तो पहला जो बिजनेस है इनका वो है रेटिंग्स वाला बिजनेस। अब रेटिंग्स वाले बिजनेस में क्या, ये जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, ये होते हैं वो होते हैं, उन्हें जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करती है। अब ये रेटिंग एक बार प्रोवाइड करती है तो इन्हें जो है अपफ्रंट फीस मिलती है वो लोगों से। बैंक हो गया, कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट को तो ये लोग रेटिंग नहीं प्रोवाइड करते। अब मेरे हिसाब से केयर ने करा था, केयर का कुछ टाइप हुआ है ग्लोबल एशियन कंट्रीज़ के साथ, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो रेटिंग से इन्हें जो है एक बार अपफ्रंट फी मिलती है, कि वो एक बार रेटिंग वगैरह दे देते तो इन्हें जो है वो फीस मिलती है उसके लिए। अब रेटिंग नॉर्मली तो देते नहीं है, इसके लिए जो है इनके एनालिस्ट वगैरह बैठे होते, वो बैठ कर रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, देखते हैं कि भाई कंपनी जो है वो केपेबल है क्या लोन देने के। तो उस हिसाब से जो है ये कंपनीज को रेटिंग वगैरह देते हैं और फिर उसके लिए इन्हें फीस मिलती है। अब दूसरी चीज़, एक बार फीस मिल गई तो क्या इनका काम खत्म हो गया? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आप एनालाइज करते हो बैंक्स को, कंपनीज को, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज करते हो तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो हर बार चेंज होती रहती है। अब कंपनी क्या खुद आके क्रेडिट रेटिंग देती है क्या? नहीं, बहुत सारे केसेस में तो क्रेडिट रेटिंग नहीं देती है। अब बहुत सारी कंपनीज खुद होती है जो कि आती है, इन कंपनीज को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप जो है हमें रीअसेस करो, आप हमारी रेटिंग जो है वो फिर से चेंज करना ट्राई करो, चेक करो कि हमारी रेटिंग चेंज हो रही है क्या। वो खुद आते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो ना कुछ होता है क्या। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ले दे के ये जो कंपनीज है वो रेटिंग वगैरह अपग्रेड कर देती है, क्योंकि अगर ये है सब होने लगा तो भाई ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और बहुत बड़े क्राइसिस होने लगेंगे इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई भी कंपनी है वो उसके पास चले जाती है और वो बोलती है कि भाई देखो हमारा ऐसा ऐसा है, हमारे पास इतनी इतनी लिक्विडिटी है। अब भी क्या रेटिंग चेंज हो सकती है या रेटिंग स्टेबल रहेगी? तो इससे ये जो एनुअल सर्विसेज होती है जो कि ये कंपनीज इनको प्रोवाइड करती है, ये फ्री तो नहीं प्रोवाइड करती है। एनुअल जो रेटिंग चेंज होती रहती है साल में 6 महीने में बार बार, वो फ्री तो नहीं होता है। इसको जो है वो रेटिंग सर्विसेज के अंदर ही आता है। तो इसके लिए भी ये जो कंपनीज है उनसे जो है वो फीस चार्ज करती है। फिर जो दूसरी टाइप की जो सर्विसेज है वो ये जो कंपनीज है वो प्रोवाइड करती है, वो है रिसर्च एंड एनालिटिक्स वाली सर्विस। अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनीज है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करती है, देखती है कि भाई कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, क्या वो डिफॉल्ट कर सकते हैं क्या। अगर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है तो आपका AUM कितना है, फिर इसके साथ साथ आपकी कंपनीज पे स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह भी करेगी कि क्या मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपकी जो कंपनी है वो स्ट्रेस ले सकती है क्या। बैंक के केस में स्ट्रेस टेस्टिंग किया जाता है। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी बैंक जो है उनके लिए ये रिसर्च एनालिसिस वगैरह करती है, देखती है कि भाई इनके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप इकरा को देखोगे, S&P को देखोगे तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये जो कंपनीज है वो काम करती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखोगे तो ये जो कंपनीज है कॉन्स्टेंटली अपना जो फोकस है वो उसके अंदर इंक्रीज करते जा रही है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग होती है, फिर इसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, उसके बाद क्रेडिट असेसमेंट होता है कि बैंक कोई बड़ा लोन दे रही है
तो भाई वो बैंक का जो लोन है वो किस तरीके का होगा, कैपेबल है सामने वाला देने लायक, नहीं है, रेटिंग देंगे उसको भी। फिर उसके बाद देखेंगे कि बैंक जो है वो सचमुच वो लोन को जो है वो प्रोवाइड कर पाएगी कि अपने प्रोविजंस के अंदर। तो ये सारे जो फीचर्स है ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट वाला सेगमेंट जो है मैं उसको यही वाले सेगमेंट के अंदर डालूंगा, आपका रिसर्च एंड एनालिटिक्स के अंदर। अब देखो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके केस में मैंने मैक्सिमम देखा है कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है ना इन कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियसली आप जो है रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सर्विसेज वो फ्री में तो प्रोवाइड करेंगे नहीं। और रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। अगर आप चेक कर रहे हो कि भाई ये जो सामने वाला है वो डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए आप उसका लिक्विडिटी देखते हो, आप देखते हो कि ये कैपेबल है नहीं है, और फिर आप उस हिसाब से रेटिंग देते हो ना उसको। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोलेगा कि भाई तुम मुझे ट्रिपल ए रेटिंग रेटिंग दे दो और आपको जो है वो ट्रिपल ए रेटिंग मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। आपको जो है वो प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ता है और उस हिसाब से जो है वो रेटिंग दी जाती है। तो ऐसा भी होता है फिर, इसलिए अगर आप देखोगे तो भाई ये रिसर्च एनालिस्ट वगैरह होते हैं, उन्हें फीस ज़्यादा दी जाती है। तो इकरा के कॉन कॉल के अंदर में भी कंपनी के मैनेजमेंट ने यही बोला है कि इनके जो मार्जिन है वो थोड़े स्ट्रगल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे इकरा के मार्जिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही मार्जिन है इनके, बट इनके जो मार्जिन है वो जो है वो स्ट्रगल हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उनके अंदर जो है इन्हें इंक्रीज देखने मिल रहा है। और ऑब्वियसली आपके जो रिसर्च एम्प्लॉयज़ है, एनालिस्ट है, वो ज़्यादा सैलरी मांग रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत कॉस्टिंग के अंदर इस कंपनी को जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है। अगर आप एक्सपेंसेस के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। इकरा के केस में देख लो, आप केयर के केस में भी जाके देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, क्योंकि आपकी कंपनी की सबसे बड़ी पावर जो है वो आपके पास जो रिसर्च एनालिस्ट है वो आपकी कंपनीज के सबसे बड़ी पावर है, जो कि आपकी कंपनीज जो कि दूसरे कंपनीज आती है आपकी कंपनी के पास, उनको रेटिंग प्रोवाइड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप देखोगे तो इकरा के अंदर किसकी होल्डिंग है, इकरा के अंदर जो है 51% का जो स्टेक है वो मूडी ने होल्ड करके रखा है। अब मूडी और S&P पूरे वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ दो बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तीन सबसे बड़ी एजेंसीज है, मूडी, S&P और फिच। और मूडी जो है उसने जो क्या किया है कि इकरा के अंदर जो है 51% की प्रमोटर होल्डिंग लेकर रखी है। तो इसके वजह से हम जो है इकरा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। इसके साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इकरा के अंदर आपकी FII होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, DII होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और पब्लिक होल्डिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने मिला है, बट वो भी पब्लिक होल्डिंग के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट रही है होल्डिंग, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है। आपकी कंपनी के अंदर जितनी ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। तो इकरा के बारे में बात करें तो इकरा भी वही आपके जो दो सेगमेंट जिसके बारे में हमने बात की, वही दो सेगमेंट्स के अंदर जो है वो काम करती है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बड़ा डिपेंड करती है। आपकी अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा है, बॉन्ड्स इशू होंगे। अब कंपनी जो है वो फंड्स चाहिए होंगे, इकोनॉमी अच्छी करेगी तो, इकोनॉमी अच्छी करेगी तो ये बॉन्ड्स रेस करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली इन्हें क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी लगेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि उनके बॉन्ड को जो है वो रेटिंग मिले, क्योंकि अगर रेटिंग नहीं मिलती किसी भी बॉन्ड को तो लोग जो है वो भरोसा नहीं करते उसके ऊपर। तो वो चाहेंगी ना कि उनके बॉन्ड्स को जो है वो रेटिंग मिले, उनके फंड्स को जो है वो रेटिंग मिले। तो इसलिए अब जितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी बेटर करेगी उतना ज़्यादा ये भी बेटर करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, जैसे कि इंडिया के अंदर RBI जो है वो रेट कट किया, तो बहुत सारी कंपनीज के, तीनों कंपनीज ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि अगर रेट कट हुआ तो हमारे लिए जो है वो बहुत बेटर चीज़ है। अब क्यों बेटर चीज़ है, क्योंकि अगर रेट कट हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनीज को जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल रहा है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, तो कंपनी जो है अभी इंटरेस्ट लेगी, लोन वगैरह लेगी, इंटरेस्ट वगैरह भरेगी, और लोन लेगी तो बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड के थ्रू भी लोन लेती है। तो बॉन्ड ज़्यादा इशू हो गए, और बॉन्ड ज़्यादा इशू हो गए तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट रेटिंग भी ज़्यादा इशू होगी, क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा इशू होगी तो ये जो कंपनीज है ऑटोमेटिकली अच्छा करना स्टार्ट कर देगी। इसके साथ साथ ये जो कंपनीज है ये आपके सिर्फ बॉन्ड्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। आपके फंड्स हो गए, आपके रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए, मतलब आप, अब बेसिकली आपको REIT का मतलब बताऊँ तो आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत स्मॉल कैपिटल से, जैसे आप इक्विटी शेयर्स के अंदर करते हो। REIT हो गया, PV हो गया, ये सारे चीज़ों को है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कोई कंपनीज को स्पेशल रिसर्च सर्विसेज होती है, वो भी ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप इकरा का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इकरा के अंदर जो है वो 20% का देखने मिला है Q2 ओवर Q2, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखोगे तो 20.5% के आसपास जो है वो देखने मिला है। अब ऑब्वियसली इकरा का जो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि इकरा का जो बेस है वो बहुत छोटा है। तो अब आपके कंपनी का बेस छोटा होगा, मतलब आपकी कंपनी अगर 500 करोड़ से कमाती है तो उसके लिए 500 से 1000 जाना बड़ा ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी 50,000 कमाती है तो 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक जाना टफ हो जाता है। तो इसलिए ये एक चीज़ है
कि जो भी कंपनी का बेस ज़्यादा छोटा होता है उस कंपनी के लिए ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो फास्ट ही एक्सपेक्ट करोगे आप। तो इस तरीके से अगर आप एक और चीज़ मैं इकरा के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा कि इकरा के अंदर मूडी की जो है वो होल्डिंग है। तो इकरा के अंदर एक जो है वो कंसंट्रेशन रिस्क बन जाता है कि भाई मूडी की जो होल्डिंग है, ये रिसर्च सर्विसेज जो है इकरा जो है वो मूडी को ही प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम जो रिसर्च सर्विसेज है इनकी मूडी को ही प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद अभी इकरा ने रिसेंटली एक बिज़नेस एक्वायर किया, अगर आप देखोगे तो D2K नाम का एक बिज़नेस है जो कि इन्होंने अभी-अभी एक्वायर किया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि इन्हें जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अपना जो फ़ोकस है वो इंक्रीज़ करना था। तो इसलिए इन्होंने जो ये कंपनी है उसे एक्वायर किया नवंबर 2023 में। और इस कंपनी को एक्वायर करके उनका जो रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर है उसके अंदर जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज़ हो चुका था। अब ये जो कंपनीज़ है इकरा क्या कर रही है, इकरा को जो है वो मार्जिन्स के अंदर जो है वो प्रेशर देखने मिल रहा है। क्रिसिल के केस में ये नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपकी जो केयर रेटिंग है उसके केस में भी ये नहीं हो रहा है। इकरा के केस में मार्जिन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे देखने मिल रहे हैं। इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग जो है अपने ऑफरिंग्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, वो ऑफरिंग प्रोवाइड करेंगे जिनके ऊपर इन्हें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और वो ऑफरिंग ऑफर करना कम कर देंगे जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाए। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का मोड क्या है। अब इकरा के मोड के बारे में बात करें तो भाई इकरा का जो है वो मूडी के साथ पार्टनरशिप है। तो ये इकरा का जो है वन ऑफ द बिगेस्ट सबसे बड़ा मोड है, क्योंकि भाई मूडी का नाम ही काफ़ी है, बहुत बड़ा नाम है मूडी का क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के केस में। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई ये जो कंपनी है वो अभी मूडी से जो है वो कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है इकरा के पास मूडी का, क्योंकि इकरा जो है मैक्सिमम सर्विसेज जो है वो मूडी को ही प्रोवाइड करती है रिसर्च वाली। तो अब इसके वजह से ये कंसंट्रेशन रिस्क भी हो जाता है कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर कि भाई कल को मूडी ने जो है वो रेवेन्यूज़ वगैरह लेने कम कर दिए, कुछ आपके दूसरे इस पे शिफ्ट हो गया तो दिक्कत तो हो जाएगा। तो इसलिए इकरा ने जो है वो मूडी से जो है ट्राई भी कर रहा है कि वो जो मूडी से है वो शिफ्ट हो जाए अभी और दूसरे कंपनी की तरफ चल जाए। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिनकी किस्में अच्छी करती है। अगर कंपनी किपिक्स कर रही है तो उन्हें जो है वो फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ कंपनी जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी उतना ज़्यादा वो कंपनीज़ के लिए बेटर होगा। और सिक्योरिटाइजेशन भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। सिक्योरिटाइजेशन मतलब वगैरह वो कंपनीज़ वगैरह लोन्स वगैरह लेती है, फिर उसे सिक्योरिटाइज वगैरह करती है, और फिर वो लोन्स के लिए एसेट बैक सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है वो इशू करती है, लोगों को इंटरेस्ट वगैरह भी देती है, और आपकी जो एसेट बैक कंपनीज़ वगैरह भी है जो कि सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है वो भी कमाती है। अब सिक्योरिटाइजेशन का जो बिज़नेस है वो आपके एनबीएफसीज़ और एचएफसीज़ वगैरह पे जो है वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम क्रिसिल की बात करें तो भाई क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल जो है सबसे बड़ी कंपनी है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के अंदर। क्रेडिट क्रिसिल का भी अगर हम बात करें तो पूरा आपका जो रेवेन्यूज़ है वो मैक्रो इकोनॉमिक रेवेन्यूज़ पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद अगर इंडिया के केस में देखें तो वही बॉन्ड्स वाला सीन है, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स इशू हो गए उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी। अभी की जो ग्रोथ है क्रिसिल के अंदर वो जो है वो अच्छी एक्सपेक्टेड है अगर आप देखोगे तो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि भाई मीडियम टर्म ग्रोथ इंडिया के अंदर जो है वो अच्छी देखने मिल सकती है, क्योंकि इंडिया का जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ देखने मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्रिसिल के अंदर जैसे कि हम देखोगे तो क्रिसिल के अंदर कौन इन्वेस्टेड है, क्रिसिल के अंदर जो है S&P 500 जो है वो इन्वेस्टेड है। S&P का क्रिसिल के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल के केस में 66.64% स्टेक है। मतलब क्रिसिल के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। तो ये एक और चीज़ अच्छी हो जाती है, ये एक और फैक्टर हो जाता है क्रिसिल के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो। बट क्रिसिल के केस में रेवेन्यूज़ जो है उसका जो पेस ऑफ ग्रोथ है उसके अंदर जो है वो कम है अगर आप बाकी कंपनीज़ को कंपेयर करोगे तो। क्रिसिल जो है वो सिर्फ 10.3% के आसपास अपने जो रेवेन्यूज़ है वो उस पेस पे इंक्रीज़ कर रही है। और फिर इसके बाद अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो भाई 12.9% का जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है क्रिसिल के केस में। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ठीक ठाक से ही मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है अगर आप क्रिसिल को देखोगे। लेकिन क्रिसिल के अंदर भी जिस तरीके से आपके इकरा को जो है वो मूडी की होल्डिंग की वजह से फ़ायदा मिलता है, उसी तरीके से क्रिसिल को भी फ़ायदा मिलता है। और क्रिसिल सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ है। अगर आप देखोगे तो इकरा के जो ऑपरेशंस है वो इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बट क्रिसिल का अगर आप देखोगे तो ग्लोबल प्रेजेंस है। ऑब्वियसली क्रिसिल का जो बेस ऑफ रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि क्रिसिल जो है आगे जाकर बेटर परफॉर्म करे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे की बात करें तो क्रिसिल के अंदर भी वही दो सेगमेंट है, एक आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला सेगमेंट और दूसरा है आपका क्रेडिट रेटिंग वाला सेगमेंट। और पूरा आपके इकोनॉमी के ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, बॉन्ड की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। ऐसे तो इंडिया के अंदर जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आगे जाकर बहुत सारी कंपनी जो है वो एक कैंपेन रन कर रही है फिक्स्ड इनकम सही है। जैसे इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड का जो वेव आ गया था कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, उसी तरीके से फिक्स्ड इनकम वगैरह पे भी फोकस किया जा रहा है। और आगे जाकर अगर इंडिया का जो है वो फिक्स्ड इनकम का मार्केट ठीक हो जाता है तो ये कंपनीज़ के लिए तो एक रेवेन्यू सोर्स बन ही जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके इक्विटी मार्केट्स के अंदर भी लिक्विडिटी का इंक्रीज़ देखने मिलेगा अगर फिक्स्ड इनकम का मार्केट के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिलता है तो।
और एक और चीज़ है कि हमारे जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है उनके जो AUM है उनके अंदर कांस्टेंट इंक्रीज देखने मिल रहा है। बैंक्स वगैरह जो है इसके अंदर आप देखोगे तो NPS वगैरह जो है इनके रिड्यूस होते जा रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी की जो है क्रिसिल की मेंटेन्ड है। बट क्रिसिल का अगर आप देखोगे तो रेटिंग्स वाला सेगमेंट, हाँ एक और चीज़, एक ट्रेंड जो कि मैंने ये तीनों कंपनीज के अंदर नोटिस किया कि भाई इनका जो केयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपके क्रिसिल और इकरा की बात कर रहा हूँ, तो इनका जो रिसर्च वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो चुकी है। अगर आप क्रिसिल के केस में देखोगे तो इनका रिसर्च वाला सेगमेंट जो है वो सिर्फ 2% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट के अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ आपका हाफ ईयरली भी और इसके साथ साथ आपका 9 मंथली भी और आपका जो Q3 के नंबर्स है उसके अंदर भी जो है वो डी ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई क्रिसिल के जो है वो हमें Q3 नंबर्स कैसे देखने मिल रहे हैं, तो क्रिसिल जो है वो कैलेंडर ईयरली रिपोर्ट करती है, आपकी एनुअल ईयरली जो है क्रिसिल जो है वो रिपोर्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद हम जो है वो केयर की बात करते हैं। तो अब देखो तीनों कंपनी इसका मॉडल सेम है, किस तरीके से पैसे कमाती है, रेटिंग्स की एजेंसी के थ्रू, और इसके साथ साथ इनका जो रिसर्च वाला सेगमेंट है उसके थ्रू भी पैसे कमाती है। तो फिर उसके बाद केयर की तरफ आ जाते हैं, तो केयर का भी मॉडल कंप्लीटली सेम है, लेकिन केयर के अंदर इसका जो रिसर्च वाला सेगमेंट जो है वो बहुत छोटा है। अगर आप इकरा के केस में देखोगे तो भाई इकरा के केस में इसका जो रिसर्च वाला सेगमेंट है वो अच्छा 40% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यूज़ को। बट वही अगर आप केयर के केस में देखोगे तो भाई केयर के केस में इनका जो रेवेन्यूज़ है रिसर्च के थ्रू उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिली है, 37% की ग्रोथ देखने मिली है नॉन रेटिंग बिजनेस के अंदर, और रेटिंग बिजनेस के अंदर जो है वो 19% की ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो H1 ओवर Q2 ओवर Q2 अगर हम कंपेयर करें पहले, तो 22% का इंक्रीज देखने मिला है रेवेन्यूज़ के अंदर। इसके साथ साथ आपके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है उसके अंदर जो है वो 31% का इंक्रीज देखने मिला है। पैट मार्जिन जो है वो 36% के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब आप देखो कि आपके जितने भी तीनों प्लेयर्स है लिस्टेड स्पेस के अंदर, उसके अंदर जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है वो है केयर। अब केयर ग्रो तो कर रहा है, इसके साथ साथ केयर जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेके जा रहा है, तो ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है केयर के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो। अब आपको जो है ऐसे ही ट्रैक करनी पड़ेगी कंपनीज, आपको पूरी पीयर स्पेस के अंदर कंपनीज को जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा, उनकी कॉन कॉल्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, और फिर जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है। बट ऐसा नहीं है कि आप ये वाले केस में करोगे ऐसा कुछ तो इंडस्ट्री ट्रैक ना करो, आप देखो ही ना इंडस्ट्री के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। तो ये भी एक और फैक्टर है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम केयर के बिजनेस पे आए तो इनका जो रेटिंग वाला बिजनेस है वो इनके रेवेन्यूज़ को कुछ 90% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, और नॉन रेटिंग वाला बिजनेस लेस देन 10% है। तो इसलिए इनका जो नॉन रेटिंग वाला बिजनेस है उसके अंदर जो है वो हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। अगर हम बात करें ओवरऑल तीनों कंपनीज़ का ओवरव्यू ले, तो भाई क्रेडिट रेटिंग कंपनीज़ के अंदर स्कोप जो है वो बड़ा अच्छा है। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट वगैरह भी बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है तो उन्हें भी क्रेडिट रेटिंग लगती है, आपकी कंपनीज़ को भी क्रेडिट रेटिंग लगती है, केपेक्स होता है उसके लिए भी क्रेडिट रेटिंग लगती है, इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी क्रेडिट रेटिंग लगती है। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इकरा के इन्वेस्टर्स पीपीटी में मैंने पढ़ा था ये चीज़ कि भाई अभी इलेक्शन आ गए थे और इलेक्शन की वजह से बॉन्ड्स के अंदर जो है बॉन्ड्स इशूएंस बाय गवर्नमेंट उसके अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला था। इकरा के अंदर पढ़ा था, केयर के अंदर पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इन कंपनीज़ ने बताया था उस चीज़ के बारे में। अब इलेक्शन आते हुए भी बॉन्ड्स के अंदर जो है वो ज़्यादा स्लो डाउन देखने नहीं मिला हमें फिर भी। तो ये जो है एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको दिखाता है कि भाई बॉन्ड मार्केट जो है इंडिया का वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी इंडिया के अंदर केपेक्स चलने वाले कंपनी जो है उनको क्रेडिट रेटिंग चाहिए ही होगी। ऑलरेडी बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया के अंदर, आईपीओस भी लेके आ रहे हैं। अब इक्विटी के अंदर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाली जो कंपनी है वो डेट के अंदर ज़्यादा पैसे कमाती है, क्योंकि इक्विटी जो है किसी भी कंपनी का एक ही शेयर लिस्टेड होता है, भले ही वो शेयर का बार बार असेसमेंट होता रहे। बट डेट जो है कंपनी अलग अलग टाइप के इशू करती है, अलग अलग क्लासेस ऑफ डेट होते हैं, अलग अलग टाइप के डेट होते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट होता है, सीनियर सबऑर्डिनेट होता है, अनसिक्योर्ड होता है, सीनियर अनसिक्योर्ड होता है, जूनियर सबऑर्डिनेट होता है, जूनियर अनसिक्योर्ड होता है। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ डेट होते हैं और सबको जो है अलग अलग क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। तो इसलिए अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो भाई डेट के अंदर जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए मार्जिन्स और आपके रेवेन्यूज़ दोनों भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका रेवेन्यूज जितना ज़्यादा आपका डेट इंक्रीज़ होगा, जितनी ज़्यादा आपकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेके आएगी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इंडिया के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, आपकी कंपनी केपेक्स वगैरह कर रही है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड्स वगैरह इशू करेंगी ही। ये तो ऐसा है नहीं कि बॉन्ड्स वगैरह इशू नहीं होगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो आगे जाकर भी बेटर परफॉर्म कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको कॉमन सी चीज़ बताऊँ तो अगर आप कंपनीज़ को भी एनालाइज करते हो तो उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे देती है उन कंपनीज़ के बारे में। और कोई भी कंपनी खुद चाहती है कि उन्हें जो है वो क्रेडिट रेटिंग मिले,
क्योंकि बहुत बार जो है अब हम एज अ रिसर्च एनालिस्ट भी हमने नोटिस किया है कोई चीज़ कि भाई अगर आप कोई कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो और उसकी क्रेडिट रेटिंग है नहीं, तो फिर ऑब्वियसली अगर छोटी कंपनी है तो ठीक है, बात अलग है। बट अगर बड़ी कंपनी है और उसकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर लिखा है कि भाई इशूअर इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, तो फिर वो जो है एक सस्पिशियस सा माइंड में भी डाल देता है इन्वेस्टर्स के, और इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनीज को अवॉइड करते हैं। तो ये एक और चीज़ है जो आपको नोटिस करनी चाहिए। तो भाई ये इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं है। मैंने बॉन्ड मार्केट के नंबर्स ढूंढने ट्राई किए, बॉन्ड मार्केट के जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो मुझे किसी के भी कॉन में मिले नहीं। कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके नंबर्स पे फोकस नहीं किया। और गाइडेंस की बात करें तो कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस दिया नहीं है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो। बट कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रही है। इनफैक्ट कैरी जो है अकेली कंपनी तीनों कंपनीज़ के अंदर जिसे जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो भी केयर का ही है। अगर आप क्रिसिल को कंपेयर करोगे, इकरा को कंपेयर करोगे, अगर आप बेस रेवेन्यू बेस देखोगे तो केयर और इकरा का सेम है, और इसलिए इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो बेस है वो भी सेम है। इकरा का जो है वो 20% के आसपास है और केयर का जो है वो कुछ 22% के आसपास है। तो ऑब्वियसली केयर जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रेटिंग्स वाला बिजनेस जो है वो रिसर्च वाले बिजनेस से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब रिसर्च वाला बिजनेस एक और रीज़न है जिसके वजह से रिसर्च वाला बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अब एआई वगैरह आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है रिसर्च एनालिस्ट वाले जो कि एआई के थ्रू हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनी जो है, ये कंपनी जो है अपने कॉन कॉल के अंदर बोलती है कि भाई एआई आ गया है तो हमें जो है वो फ़ायदा होगा, लेकिन एआई की वजह से इन्हें रिस्क भी तो मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए जो कि एआई जो है रिसर्च एनालिस्ट वगैरह के ऐसे ही काम कर देगा। बड़े बड़े रिपोर्ट जो है वो एआई जो है ऑलरेडी अभी अभी एनालाइज कर रहा है, तो आगे जाकर एआई अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा तो वो और बड़े रिपोर्ट्स एनालाइज कर देगा। एआई खुद जो है वो क्रेडिट रेटिंग देना चालू कर देगा। और आपकी जो कंपनी है, जो आपका ह्यूमन फोर्स है आपकी कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय फोर्स है, उसके अंदर जो आपका रिडक्शन देखने मिलेगा। इसके साथ साथ लोग जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाएंगे भी नहीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि भाई देखो रिस्क रिसर्च वाली सर्विसेज दे दो, हमें स्ट्रेस टेस्टिंग कर दो, ये कर दो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह खुद भी कर लेते हैं, बैंक्स वगैरह भी खुद कर लेते हैं। तो हर बार इन्हें एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट वो एक बात है कि भाई वो खुद अगर करते बैठेंगे तो खुद का काम कब करेंगे। आउटसोर्स करना बिज़नेस का जो है, बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी नीड है। तो इस चीज़ का भी स्कोप है, लेकिन आपका जो रेटिंग्स वाला बिज़नेस है वो आपके रिसर्च वाले सेगमेंट से जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। कुछ टाइम से मैं ये ट्रेंड है वो देखते आ रहा हूँ, और ऑब्वियसली ऑब्वियस है ये चीज़ कि आपके रेटिंग जो है वो कंटिन्यूस वाला प्रोसेस है। कंटिन्यूस असेसमेंट होता रहता है, आपको एनुअल फीस भी आती रहती है इसके लिए, और आप कंटिन्यूस असेसमेंट करते हो तो उस हिसाब से भी जो है आपको फीस वगैरह आती रहती है। तो इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। हमने जो है ये वीडियो के अंदर 3 कंपनीज़ का डिस्कशन कर लिया, तीनों कंपनीज़ के बारे में बात कर लिया, कौन कौन इनसाइट्स देख लिए कंपनी के, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में क्या था वो भी देख लिया, और इसके साथ साथ मैंने आपको इन तीनों कंपनीज़ का पूरा ब्रीफ करने को ट्राई किया। इनफैक्ट मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो भी सबसे ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए ट्राई किया। अगर आप अभी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या इनका जो मॉडल है वो नहीं समझे हो, तो भाई आपको एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए। अगर आपको फंड्स रेज करने तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए। वो रिपोर्ट कार्ड में आपके जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम देखने मिलेगा, और ये आपकी कंपनी के लिए जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा। ये सबसे इजी लैंग्वेज में मैं जो है आपको नीड बता सकता हूँ कि भाई कोई भी कंपनी को जो है वो क्रेडिट रेटिंग की नीड क्यों लगती है। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए या फिर आपको और कोई कंपनी पे जो है वो वीडियो चाहिए, Q2 अपडेट्स चाहिए, तो उस कंपनी का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में आकर लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।